नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। 2023 का साल अलविदा कह रहा है, लेकिन इस जाते हुए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी पहल को बल दिया जिससे कामयाबियों के कई पल आए। वो यादगार पल बन गए हैं। कभी भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जो शुरुआत की थी, उसे नरेंद्र मोदी ने G20 की मार्फत एक नया आयाम दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि G20 में अमीर देशों का दबदबा नहीं चला। दुनिया में टॉप 20 महान और ताकतवर देश और उन देशों का नेतृत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के हाथों में। 2023 का साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और नेतृत्व में 4 चांद लगाने वाला साबित हुआ, जब G20 की अगुवाई भारत ने नई दिल्ली में की। नई दिल्ली में G20 देशों के 2 दिनों की बैठक में पहले ही भारत ने वो कर दिया जो आसान नहीं था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कूटनीतिक कौशल भी दुनिया ने देखा। बैठक के पहले ही G20 लीडर्स डिक्लेरेशन पर सबकी रजामंदी बन गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके स्वीकार होने का ऐलान भी कर दिया। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। ये G20 सम्मेलन उस वक्त हुआ था जब चीन और रूस जैसे देशों के प्रमुख भारत नहीं आए थे। न रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए, न चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ऐसे में सवाल उठा कि सर्वसमावेशी दुनिया बनाने के लिए G20 की पहल का क्या होगा। इससे बड़ा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैश्विक संगठन के नेता के रूप में कैसी छवि छोड़ेंगे। लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो दुनिया के नेताओं ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गर्मजोशी दिखाई, उससे ही मोदी के व्यक्तित्व का प्रभाव दिखने लगा। उसमें भी खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का ऐलान किया। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिलने का मतलब ये हुआ कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक बड़ा अछूता हिस्सा अब वैश्विक मुख्यधारा में शरीक हो गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस संकल्प को भी साकार किया जिसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया गया था। भारत की परंपरा में जिस वसुधैव कुटुंबकम का सूक्त वाक्य समाहित है, उसको पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 का नेतृत्व करते हुए नई दुनिया का आदर्श सिद्धांत बना दिया। उसका असर यह हुआ कि सम्मेलन में हिस्सा लेने आए 2 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन कर दिया। भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब ने अपनी ख्वाहिश जताई कि भारत को भी संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया। अगर अमेरिका और तुर्की जैसे प्रभावशाली देश संयुक्त राष्ट्र में भारत को वीटो पावर दिए जाने का समर्थन कर रहे हैं, तो इसकी पहल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले शुरू कर दी थी। मोदी पहले पीएम हैं जो लगातार कहते रहे कि संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय 51 देश थे, लेकिन आज करीब 200 देश इसमें शामिल हैं। तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 तक ही क्यों सीमित रहे। हिंदुस्तान के हितों के साथ पीएम मोदी दुनिया के हितों को भी साधने में माहिर है। रूस यूक्रेन युद्ध पर सदस्य देशों में तालमेल बिठाना आसान नहीं था,
लेकिन पीएम मोदी ने इस पर सहमति कायम करने के लिए ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसी उभरती ताकतों की भूमिकाओं का इस्तेमाल किया। खास बात यह रही कि बगैर ही रूस का नाम लिए इस मुद्दे पर सर्वसम्मति भी बना ली गई, जबकि 2022 में इंडोनेशिया में रूस का नाम लेकर निंदा की गई थी। यही वजह है कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व को दुनिया ने लोकतांत्रिक मूल्यों के एक अहम बिंदु के तौर पर पेश किया। अब तक G20 में भी G7 यानी टॉप 7 अमीर देशों का ही दबदबा रहता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकासशील देशों की अहमियत बढ़ी। फिर भी पीएम मोदी का कमाल देखिए कि तमाम अमीर देश भारत के नेतृत्व का लोहा मान रहे। भारत ने भी G20 का नेतृत्व ब्राजील को सौंप दिया है, लेकिन दुनिया अब भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों की नजरों से देखने लगी है। पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत के लिए एक मजबूत माहौल बना रखा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। चंद्रयान 2 की नाकामी को अपनी ताकत की पूंजी बनाकर कैसे कामयाबी तक पहुंचा जाता है, इसे इसरो के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया। ऐसा तब हुआ जब भारत ने चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद से ही चंद्रयान 3 की कामयाबी का प्रण कर लिया था। नतीजा 2023 का साल दे गया। 200 stages are separated of hyperbolic Earth storable liquid providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on. इस साल 23 अगस्त की शाम पूरे धूमधाम से मनाए जाने वाले किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसी दिन चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। भारत ऐसा साहसिक कारनामा करने वाला दुनिया का पहला और अब तक का एकमात्र देश बन गया। इस कामयाबी का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 4 वर्षों से अपनी आंखों में संजो कर बैठे थे। चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए जब भारत ने चांद पर कामयाबियों का तिरंगा गाड़ा तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हिंदुस्तान की झोली में कामयाबियों के हर असाधारण पल की प्रतीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार रहते हैं। जो कामयाबी मिलती है उससे कहीं आगे की तैयारी वो करके रखते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह को नाम दिया है। उस जगह का नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चांद पर कामयाबियों की जो चांदनी खिली वो इतनी आसान नहीं थी। इससे पहले भारत 4 साल से संघर्षों की अमावस को भी झेल रहा था। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 अपनी मंजिल पर पहुंचने से नाकाम रह गया था, लेकिन तब वैज्ञानिकों का हौसला ना टूटे, इसके लिए पीएम मोदी ने उनके हौसले को इस विश्वास को संबल दिया कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा को छूने की ख्वाहिशों का साक्षी हर पल प्रधानमंत्री मोदी भी रहे। इसलिए जब चंद्रयान 3 ने कामयाबी का परचम लहराया तो पीएम मोदी उस नाकामी को भी नहीं भूले, बल्कि उसको भी प्रेरणा स्रोत बनाने की कोशिश की। चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है और इसीलिए 2019 में चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह जहां छोड़े थे उसको तिरंगा पॉइंट का नाम दिया। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। किसने सोचा था कि जिस चंद्रमा को भारतीय अपनी पौराणिक कथाओं और आख्यानों से ही समझते थे, उसकी जीती जागती तस्वीर दुनिया की नजरों के सामने होगी।
किसने सोचा था कि जो चांद किसी महबूब की खूबसूरती का आईना भर बनकर रह गया था, उसकी हकीकत धरती पर आएगी। लेकिन आ गई, और इसीलिए 23 अगस्त 2023 भारत के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामयाबी की भावुकता को राष्ट्रीय गौरव में बदलने का ऐलान किया और इसीलिए ये घोषणा कर दी कि भारत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। बहुत ही गर्व की बात है। नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। वो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा रखते हुए तय किया कि 2040 तक चंद्रमा की सतह पर किसी भारतीय के कदम होंगे। अभी तो दुनिया भी इस बात से दंग है कि जिस कामयाबी को अमेरिका, रूस, चीन जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश नहीं कर पाए, उसको प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत ने कर दिया, वो भी विशुद्ध मेक इन इंडिया तकनीक से। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश के करोड़ों अनाम चेहरों में गुम जाने वाले उन हुनरमंदों को ढूंढ निकालना आसान नहीं, जिन्होंने अपनी कला के लिए जिंदगी खपा दी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन अनाम चेहरों को पद्म पुरस्कारों के सम्मान से चमका दिया। जिन चेहरों के आगे पीछे ना कोई पावर, ना कोई ताकत, उन चेहरों को सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात में सिद्दी आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करने वाली हीराबाई बेन को शायद ही कोई जान पाता, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानवीय पहल है कि उनको पद्मश्री का सम्मान मिला। पुरस्कार के लिए उनके नाम का ऐलान हुआ तो पीएम मोदी के सामने पहुंचते हुए वो भावुक हो उठी। उनकी सहजता ये बताने के लिए काफी है कि आम आदमी जिन ऊंचाइयों को ख्वाब मानकर छोड़ देता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन ख्वाबों को आम आदमी की झोपड़ी तक पहुंचा दिया। जो पद्म पुरस्कार कभी हमारे लोकतंत्र के लिए महज एक अवार्ड भर होते थे, उन पुरस्कारों के धागे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला, संस्कृति, कौशल, विचार और समाज कार्य को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वालों से जोड़ दिया। इसके लिए उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर जाकर अपील की थी कि देश का आम आदमी ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए सम्मानित करे जिनकी जिंदगी बाकियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। 2023 में 91 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया। इनमें ज्यादातर वैसे लोग हैं जिन्होंने चुपचाप अपना काम ही किया। मसलन अंडमान निकोबार में जारवा आदिवासियों के लिए काम करने वाले डॉक्टर रतन चंद कार को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता राम कुईवांगवेद्युम, केरल के गांधीवादी वीपी अप्पू कुट्टन पोडुवल, नागा संगीतकार महुआ सुबोंग, पश्चिम बंगाल में सरिंदा वादक 102 साल की कांति रॉय, जैविक खेती करने वाले 98 साल के तुलाराम उप्रेती जैसे मामूली लोगों को पीएम मोदी ने पद्म सम्मान जैसे अहम पुरस्कारों का हकदार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पहले इंटरनेशनल गेम्स में इक्का दुक्का मेडल भी मिल जाता था तो हम खुश हो जाते थे, लेकिन एशियन गेम में अब की बार मेडल्स 100 के पार पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल प्रेम इस साल मिलने वाले मेडल्स के रूप में साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई दिया। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। खेलो इंडिया की प्रेरणा ऐसी रही कि 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने हांगजाओ एशियन गेम्स में जमकर खेल दिखाया।
ऐसा खेल और खेल का प्रदर्शन कि रिकॉर्ड और मेडल्स की झड़ी लग गई। भारत ने एशियन गेम्स में इस बार कुल 107 मेडल जीते हैं। ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। भारतीय खिलाड़ियों ने देश को जिस तरह सोने की चमक दिखाई, उस चमक के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा काम करती है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है।